हेलो, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज बीके झा। मैं बीके झा आज एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया था कि एडवर्ब तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, उसके इक्वली उसी तरह ये जो चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके चेक कर सकते हैं। बैंकिंग और एसएससी में कंजंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम कंजंक्शन के बारे में पहले डिस्कस करें कि कंजंक्शन क्या है। देखिए, कंजंक्शन जो है अगर ब्रेक करेंगे तो कन आ प्लस जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है जोड़। तो कंजंक्शन क्या हुआ? कंजंक्शन जो है ये आपका कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ? द वर्ड कंजंक्शन इज ए वर्ड। कंजंक्शन को अगर हम जानना चाहेंगे, इज ए वर्ड विच हेल्प्स टू ज्वाइन टू और मोर देन टू वर्ड्स। दो या दो से अधिक शब्दों को टू सेंटेंसेज और मोर देन टू सेंटेंसेज, दो या दो से अधिक वाक्यों और टू और मोर देन टू क्लॉजेस और फ्रेजेस को जोड़ने का जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्शन सिंगल वर्ड का हो सकता है और कंजंक्शन जो है वो डबल वर्ड, पेयर ऑफ वर्ड्स का भी कंजंक्शन हो सकता है। तो अब कंजंक्शन का मतलब ये नहीं कि एक सिंगल वर्ड कंजंक्शन होगा, सिंगल वर्ड का भी कंजंक्शन हो सकता है। और कंजंक्शन दो या तीन वर्ड का या पेयर ऑफ वर्ड्स का भी कंजंक्शन हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंजंक्शन वर्ड्स दिस कैन बी स्टडीड अंडर टू heads. The first one is conjunction with correlatives. अब यहां पर और दूसरा है conjunction without correlatives. तो एक वर्ड है यहां पर जो हम आपको बताना चाहेंगे, को रिलेटिव्स। कोरिलेटिव का मतलब क्या होगा? जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले कि अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज हो रहा है, मान लिया जाए हम हार्डली अगर यूज करते हैं तो इसका एक स्पेसिफिक जो है ये व्हेन है। तो क्या होता है कि कोरिलेटिव्स माने हार्डली के साथ जब भी आएगा, व्हेन आएगा या बिफोर आएगा। हार्डली और स्कार्सली जब भी आएगा तो व्हेन ही आएगा या बिफोर आएगा। तो आप क्या देखते हैं, जो सबसे पहले अगर हम कोई और वर्ड व्हेन के जगह देन या देन यूज करते हैं तो वो गलत होता है। तो इस तरह क्या देख रहे हैं, आगे हम डिटेल में इनको कैटेगराइज करके आपको बताएंगे कि कितने सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। तो सबसे पहले इस तरह के कंजंक्शंस का आप सबका कोरिलेशन को अच्छी तरह मगअप कर लेंगे, अच्छी तरह याद कर लेंगे। अब आइए दूसरा जो है कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव्स। विदाउट कोरिलेटिव्स में आपको मान लिया जाए एंड है, बट है, और है, या इस तरह और भी कंजंक्शन है। ये सारे वर्ड जो हैं
ये सारे वर्ड सिंगल वर्ड हैं, ये दो वर्ड को जोड़ते हैं, जो वाक्य जोड़ते हैं, दो क्लॉज को जोड़ते हैं। अब वो हम बताएंगे कि कहाँ पर एंड लगेगा, बट भी ऐसे ही दो वर्ड को जोड़ेंगे, दो क्लॉज को जोड़ेंगे, दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स को जोड़ेंगे, और जो है यहाँ चॉइस रहेगा। तो इस तरह से एक वाक्य या ये होगा या दूसरा होगा, ऐसे सिंगल वर्ड कंजंक्शन है। तो वह कंजंक्शन जिनका पेयर होता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कंजंक्शन विथ कोरिलेटिव्स। और जो कंजंक्शन सिंगल वर्ड कंजंक्शन है उसे कहेंगे कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव्स। इज दैट क्लियर? तो यहां पर अब क्या देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेटिव वर्ड्स और सिंगल वर्ड कंजंक्शन, द कंजंक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू two parts. One is called conjunction with correlatives और दूसरा जो है conjunction without correlatives। अब आइए conjunction with correlatives में पहले इनके लिस्ट ऑफ जो हैं correlatives वो हम देख लेते हैं, फिर वन बाय वन करके हम इनको इलैबोरेट कर लेंगे। तो आप इसे देख लीजिए और ये सारा कोरिलेशन को आप अच्छी तरह मगअप कर लेंगे। इसका कोरिलेशन में अगर आप गड़बड़ करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, चाहे ये कॉमन एरर में आए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में आए, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन में आए। क्वेश्चन किसी भी तरह से सेट किया जा सकता है। तो आप को ये ध्यान देना है कि जितने यहाँ कोरिलेटिव कंजंक्शन के लिस्ट हैं उसे आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। पहले हम लिस्ट में आपको बता दें, फिर वन बाय वन करके हर एक कोरिलेशन को हम डिस्कस करेंगे। 2-3 एग्जाम्पल दे करके इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए क्या देखते हैं। नो सूनर का जो पेयर है कोरिलेटिव है वो दैन है। दैन याद रखिएगा, THEN दैन। यहां पर अगर THEN देन या व्हेन लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो नो सूनर का कोरिलेटिव THEN देन है। हार्डली या स्कार्सली, दोनों में से इसका ये नेगेटिव सेंस देता है मुश्किल से, और नेगेटिव सेंस वाला ये वर्ड है हार्डली या स्कार्सली। अगर है तो इसका कोरिलेशन व्हेन या बिफोर लगेगा। तो हार्डली या स्कार्सली का व्हेन तो होगा ही। नेस्फेल्ड जो ग्रामेरियन है वो उन्होंने ये अपना एक तथ्य दिया कि नहीं, इन हार्डली और स्कार्सली के साथ बिफोर का भी प्रयोग होगा। तो इस तरह आप एग्जाम में अगर हार्डली या स्कार्सली है तो आगे इनका पेयर व्हेन और बिफोर लगेगा। नेक्स्ट है द रीजन व्हाई। के बीच कुछ वर्ड्स आएंगे और फ्रेज आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। इसके बाद क्या है, फिर दैट है, फिर आगे क्लॉज या सेंटेंस या पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस आएगा। दिस द रीजन व्हाई दैट। नेक्स्ट है दैट इज द रीजन व्हाई या दिस इज द रीजन व्हाई करके जो सेंटेंस आएगा उसे हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है दो ऑल्दो का येट लगेगा। दो ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। दो हो, ऑल्दो हो या येट हो तो उसे हम क्या करेंगे, यहां येट देंगे या कॉमा देंगे। इसके बाद है सो एज। तो सो एज एक साथ हो या सो हो बीच में गैप हो फिर एज हो। सो दैट या सो दैट। इसके बाद है सच एज,
फिर सच दैट, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, फेदर और, फेदर यहां आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में हम बताएंगे, क्योंकि इफ या वेदर वाला जो होता है वो लास्ट में है, हम बताएंगे आपको। लेस्ट, शुड, रादर या अदर हो तो देन का प्रयोग होगा, सेल्डम हो और नेवर या इफ एवर, एल्स होगा तो बट होगा, नॉट, नेवर होगा तो और होगा, सेम होगा तो दैट होगा, और आस्ट है। ये ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जब डायरेक्ट सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो, और वह अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो वहां हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे और सेट जो है आस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू नहीं है तो कोई WH वर्ड होगा या हाउ होगा। तो इस तरह से कोरिलेटिव कंजंक्शन के लिस्ट में आपको मैंने बताया किसका किससे कोरिलेशन है। अब आइए, अब हम 1 बाई 1 करके आपको इलेबोरेट करेंगे। तो देखिए यहां पर नो सूनर रहेगा, जैसे पिछले में मैंने बताया है आपको कि अगर नो सूनर है तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, आगे दैन लगेगा। अगर दैन के बदले, दैन के बदले, अगर दैन के बदले, अगर देन, अगर देन के बदले देन या व्हेन का प्रयोग होगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नो सूनर जब भी है तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, तो ये यहां पर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर THEN देन है या WHEN व्हेन है तो नो सूनर के बाद ना THEN देन लगेगा और ना WHEN व्हेन लगेगा। नो सूनर से अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो सबसे पहला आप इसका पेयर को सर्च कीजिएगा, और पेयर में अगर देन नहीं दिया है, पेयर में अगर व्हेन दिया है या देन THEN देन दिया है तो वही पार्ट क्या होगा, आपका कॉमन एरर में गलत हो जाएगा। या अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में है तो वो पार्ट आप इंप्रूव करके देन लगा दीजिएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई वाक्य नो सूनर से बिगिन होता है, यानी कर्ता से नहीं होता है, नो सूनर से बिगिन होता है, तो उसमें इन्वर्जन हो जाएगा। जो एडवर्ब चैप्टर में हमने इन्वर्जन के बारे में आपको बताया था कि इन्वर्जन क्या होता है, कि इन्वर्जन क्या है कि पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। कर्ता से पहले अगर क्रिया का प्रयोग करते हैं तो वह क्या हो जाता है, इन्वर्जन होता है। और इन्वर्जन के लिए जो शर्त है, कंडीशन है कि इफ ए सेंटेंस बिगिंस विद एडवर्ब और एडवर्बियल एक्सप्रेशन। एडवर्बियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि एडवर्ब के जैसा अगर कोई वर्ड है, यानी कि वह वर्ड या फ्रेज जो एडवर्ब के तरह बिहेव करता है तो उसको एडवर्बियल एक्सप्रेशन करेंगे। तो उससे कोई वाक्य अगर शुरू हो रहा है तो वहां पर हम उल्टा कर देंगे, कर्ता बाद में आएगा, क्रिया का प्रयोग करेंगे। और इसमें भी इन्वर्जन में हम डिटेल में बता चुके हैं, आप
हम मेरे इन्वर्जन वाले वीडियो को देख सकते हैं। एडवर्ब चैप्टर में है, आप प्लेलिस्ट से खोज लीजिएगा। आपको ये देखना है तो उसमें क्या दो होता है, एक पार्शियल होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और एक कंप्लीट इन्वर्जन होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों कर्ता से पहले आता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को नो सूनर और देन के पेयर और इसके कोरिलेटिव के साथ देख लेते हैं। नो सूनर डज ही सी हिज फादर देन ही रन्स अवे। जैसे वो अपने पिता को देखता है कि वो भाग जाता है। अब यहां पर क्या देखेंगे, डज जो है प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट में है, डज सहायक क्रिया है, नो सूनर से वाक्य शुरू हुआ है, तो डज ही सी हिज फादर देन ही रन्स अवे। तो कहां कहां गलती किया जा सकता है, अगर देन के जगह देन होता तो यही गलत होता, और डज को अगर ही के बाद डज ना लिख के अगर सीज होता तो ये गलत होता। आइए इसी तरह दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। नो सूनर हैड ही सीन हिज टीचर देन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। अब यहां पर क्या है, जो पहला पार्ट है, पहले सेंटेंस का जो पार्ट है उसमें आप कहते हैं हैड ही सीन यानी पास्ट परफेक्ट है, और दूसरे में ये स्टॉप्ड स्मोकिंग सिंपल पास्ट है, और इसमें भी इन्वर्जन है। हैड को पहले लाकर सब्जेक्ट लिया गया है, फिर वर्ब का V3। थर्ड में है नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क देन हिज फ्रेंड केम इन। और इसमें क्या देखते हैं कि फिर वही है, नो सूनर हैड ही फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट और आगे सिंपल पास्ट। नो सूनर हैड द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन ए ग्रुप ऑफ आर्म कमांडोज सराउंडेड इट। एंड फाइनली जो फिफ्थ सेंटेंस में है कि नो सूनर, अब इसमें देखिए तो क्या क्या देखे आप कि पहले वाला में जो पहला था उसमें आप क्या देखे कि नो सूनर के बाद डज का प्रयोग है, दूसरे वाले में नो सूनर के साथ हैड का प्रयोग है, और दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस में सिंपल पास्ट है यानी कि पास्ट परफेक्ट है, तीसरे में पास्ट परफेक्ट है, चौथे में पास्ट परफेक्ट है। लेकिन यहां पर पांचवें सेंटेंस में नो सूनर डिड द प्लेन लैंड, यहां पर क्या है, डिड द प्लेन लैंड, द प्लेन लैंडेड जो है इसी का डिड को पहले ला करके लैंडेड को लैंड V1 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि नो सूनर डिड द प्लेन लैंड एट द एयरपोर्ट देन ए ग्रुप ऑफ आर्म कमांडोज सराउंडेड इट। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस तरह अगर इसमें मिस्टेक करना चाहेगा, अगर कोई एरर बनाना आप ही चाहेंगे तो देन के जगह देन कर दीजिए तो पेयर में गलत हो जाएगा। अगर डिड दे करके प्लेन लैंड के जगह लैंडेड करेंगे तो टेंस के स्ट्रक्चर में गलत हो जाएगा। तो गलती किसी भी तरह से, सबसे पहला आपका काम है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन में अगर नो सूनर दिया है तो आगे आप देन सर्च कीजिएगा। फिर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आप देखिएगा कि टेंस का प्रॉपर कन्ग्रुएंसी है या नहीं। अगर ये सारे चीज ठीक है तो सेंटेंस करेक्ट है। आइए दूसरे में देखते हैं, हार्डली और स्कार्सली। तो आप क्या देखते हैं, हार्डली और स्कार्सली जो होता है तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर का प्रयोग होता है। तो व्हेन या बिफोर, और दो चीज आपको ध्यान देना है कि अगर हार्डली है तो आगे क्या लगेगा, व्हेन लगेगा या बिफोर लगेगा। तो हार्डली का पेयर क्या होता है, व्हेन होता है। हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम, लेकिन हार्डली और स्कार्सली से अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो यहां भी इन्वर्जन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन आई नोटिस्ड अ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज scarcely had he received the letter before he rushed to his native town। और scarcely had तो इसमें भी इन्वर्जन हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। hardly had I reached the station when the train
started. Hardly had I reached the station when the train started. Hardly had he reached the school when the bell rang. तो पहले वाला पार्ट में हार्डली के बाद सहायक क्रिया को पहले लाते हैं और इसके बाद कर्ता, तब V3, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, और उसके बाद जब when से जोड़ते हैं इसके पेयर से, तो बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें सिंपल पास्ट होता है। तो गलती कहां से किया जा सकता है? कहीं भी हो सकता है गलती। या हार्डली के बाद इन्वर्जन ना दे के सब्जेक्ट शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो हार्डली का पेयर खोजिएगा। अगर हार्डली का पेयर व्हेन दिया है या बिफोर दिया है, सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन करेक्ट इतना ही पे नहीं, अगर स्ट्रक्चर में गलत कर दिया है तो आपको वो देखना होगा कि स्ट्रक्चर में, सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है। और दूसरा ये देखना है, अगर व्हेन के जगह देन लग जाए या व्हेन के जगह देन लगा देंगे तो भी गलत होगा। तो यहां आप देखिए कि हार्डली के बाद टेंस का स्ट्रक्चर हैड लगा है, अगर रीच ना होकर रीच हो गया तो टेंस का स्ट्रक्चर गलत होगा, तो सेंटेंस गलत होगा। तो सबसे पहले आप को रिलेशन का पेयर सर्च कीजिएगा। अगर पेयर सही है तब टेंस स्ट्रक्चर को सही कीजिएगा। अगर सारा सही है तो क्वेश्चन नो एरर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। द रीजन वाई आई कुड नॉट सी यू इज दैट I was busy। अब पहले वाला पार्ट में द रीजन वाई के बाद आप क्या देखेंगे? द रीजन वाई के बाद प्लस क्या है? ये सिंपल क्या है? पास्ट है। और बाद वाला पोर्शन में जो है आप क्या कहते हैं? इज दैट। बाद वाला पोर्शन में जो ये कारण बता, द रीजन वाई आई कुड नॉट सी यू, मैंने आपको नहीं देखा, क्या है कारण? दैट आई वॉज बिजी। इस टाइम रेफरेंस को एक्सप्लेन कर रहा है कि द रीजन वाई आई कुड नॉट सी यू इज दैट आई वॉज बिजी। सेकंड में है द रीजन वाई ही फेल्ड टू अटेंड द मीटिंग इज दैट ही इज सिक। अब डिपेंड करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। पहले वाला ही फेल्ड टू अटेंड, क्या देख रहे हैं? इसमें क्या है? ही फेल्ड टू अटेंड। तो क्या देख रहे हैं? ही फेल्ड टू अटेंड। तो फेल्ड वर्ड जो है ये क्या है? फेल्ड वर्ड ये यहां पर ये सिंपल पास्ट है। तो क्या देख रहे हैं? द रीजन वाई आई कुड नॉट सी यू इज दैट आई वॉज बिजी। द रीजन वाई ही फेल्ड टू अटेंड द मीटिंग इज दैट ही इज सिक। आइए नेक्स्ट, इसमें आप क्या देख रहे हैं? फोर्थ में क्या देखते हैं कि सेल्डम, और इसमें दो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि एक बनता है सेल्डम और इसका कोरिलेटिव है, अगर और है तो नेवर आएगा, क्या देख रहे हैं कि अगर सेल्डम है इसका पेयर क्या होगा? और है तो नेवर आएगा, और अगर सेल्डम है और इफ है तो एवर आएगा। आप एग्जाम्पल्स में देख लीजिए कि he seldom if ever goes to his office। तो seldom और नेक्स्ट
सेकंड सेंटेंस है ही सेल्डम और नेवर गोज टू हिज ऑफिस। अब फिर आगे देखते हैं, सेल्डम इफ एवर हैव आई हर्ट यू, और फोर्थ सेंटेंस में है सेल्डम और नेवर हैव आई हर्ट यू। तो अब क्या देख रहे हैं कि अगर कर्ता से सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू है और सेल्डम है, इसके बाद अगर इफ लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, एवर लगाएंगे, और सेल्डम के बाद अगर और लगा है तो नेवर लगाएंगे। उसी तरह अब क्या देख रहे हैं कि अगर सेल्डम से सेंटेंस बिगिन हो रहा है, इफ है तो एवर लगेगा, लेकिन यहां थोड़ा बदलाव आएगा क्योंकि सेल्डम से शुरू है तो हैव लग जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तब सब्जेक्ट आएगा, तब ऑब्जेक्ट वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेल्डम इफ एवर हैव आई हर्ट यू, सेल्डम और नेवर हैव आई हर्ट यू। अब देखिए नेक्स्ट है एल्स। तो एल्स का जो पेयर है एल्स, तो एल्स का क्या होगा, ये कोरिलेटिव होगा, बट होगा। तो जब भी अगर वाक्य में एल्स होगा तो आगे पार्ट ऑफ द सेंटेंस में देखेंगे, अगर बट है तो ये सही कोरिलेटिव है, सही पेयर है, अगर बट नहीं है तो वो गलत है। तो इस तरह क्या देखते हैं हम एग्जाम्पल में, इट इज नथिंग एल्स बट ए विकेड डिजायर। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं, इट इज नथिंग एल्स बट ए विकेड डिजायर। और नेक्स्ट में हम देखते हैं द सेम के बाद क्या है, ही इज द सेम मैन। सेम के बाद क्या होता है, द सेम। द सेम के बाद क्या होता है, दैट का यूज होता है। तो ही इज द सेम बॉय दैट वन ए गोल्ड मेडल। द सेम के बाद दैट का प्रयोग कब होगा वो हम बताते हैं आपको। और दैट वाज द सेम काउ दैट वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगर द सेम के बाद दैट का प्रयोग हो रहा है तो आगे दैट के बाद वर्ब जो है वो डिफाइंड है। ही इज द सेम बॉय और दैट है, फिर आगे दैट वन ए गोल्ड मेडल, यहां वर्ब है, डिफाइंड है, और दैट वाज द सेम काउ। तो आप क्या देख रहे हैं, दैट वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो क्या देख रहे हैं इसमें, अगर कोरिलेटिव कंजंक्शन में आस्ट है, क्या देखते हैं, अगर आस्ट है, इफ आएगा या क्या होगा, वेदर का यूज होगा। तो अब एक सिचुएशन बनता है, दूसरा होता है कि अगर आस्ट है, अगर आस्ट है तो क्या होगा, WH वर्ड आ सकता है। और तीसरा सिचुएशन बनता है कि अगर आस्ट है तो क्या होगा, हाउ हो सकता है। तो क्या होता है, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम दो तरह से बना सकते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से बना सकते हैं और एक किससे बनाएंगे, WH से बनाएंगे। तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बना हो और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, तो सेट क्या होता है, आस्ट में बदल जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टेंस। अगर पास्ट टेंस है तो आस्ट हो जाएगा। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब के जगह इफ या वेदर का प्रयोग होता है। और अगर हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं स्टार्ट है तो आस्ट के बाद क्या होता है, WH वर्ड कुछ भी हो सकता है, वेयर होगा, व्हाट होगा, व्हेन होगा या विच होगा। तो इस तरह से WH वर्ड यूज करके उसके बाद हम सब्जेक्ट
और उसके बाद फिर वर्ब का यूज करते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है असर्टिव में बदल जाता है। और अगर WH वर्ड ना हो, आस्ट हो, तो फिर अगर हाउ हो तो हाउ के बाद सब्जेक्ट लेते हैं और इसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब यूज करते हैं। तो इस तरह से 3 सिचुएशन, आस्ट के बाद इसका कोरिलेटिव इफ होगा या वेदर होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, या इफ होगा या वेदर। आस्ट के बाद अगर WH वर्ड है तो उससे विच, व्हाट, व्हेन, वेयर अगर ये है तो उसके बाद हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करेंगे। और आस्ट के बाद अगर हाउ है तो हाउ के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करेंगे। आइए कुछ सेंटेंसेस से इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे हैड फिनिश्ड देयर टास्क। तो आस्क द स्टूडेंट्स, तो ये डायरेक्ट में ये जरूर हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्ट में शुरू हुआ होगा और हेल्पिंग वर्ब के जगह इफ या वेदर का प्रयोग होता है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने पे। तो इस तरह हम देखते हैं आस्क का पेयर क्या हो गया, इफ या वेदर। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। आइए दूसरे में देखते हैं, ही आस्क्ड मी। अब आस्क्ड के बाद क्या है, WH वर्ड है वेयर, ही आस्क्ड मी, वेयर के बाद सब्जेक्ट आई वाज गोइंग दैट डे। और नेक्स्ट थर्ड में है माय फादर आस्क्ड मी वेदर आई हैड फिनिश्ड माय लंच। यहां पर क्या है, ये वेदर है, तो वेदर है कि यहां जरूर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव होगा, तो यहां पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो यहां लेकिन कोई एक ही का करेंगे, या इफ का करेंगे या वेदर का करेंगे। तो क्या देखें कि माय फादर आस्क्ड मी वेदर आई हैड फिनिश्ड माय लंच। और द पुलिसमैन आस्क्ड द स्ट्रेंजर वेयर ही वाज गोइंग। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस तरह के वाक्य में एक चीज हमेशा याद रखिए, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं और अगर वाक्य अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इंटेरोगेटिव 2 तरह से बन सकता है, या हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव वर्ड है, या WH वर्ड या हाउ से है। अगर हेल्पिंग वर्ब से है तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे, तब वर्ब लिखेंगे, और सेट जो है आस्ट में बदल जाता है। और यहाँ पर क्या है, आस्ट के बाद अगर WH वर्ड है तो क्या होगा, विच होगा, व्हाट होगा, वेयर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली होगा सेंटेंस के आधार पर, टेंस के आधार पर। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होने के बाद असर्टिव में चेंज हो जाता है। तो इस तरह हमने क्या देखा, कुछ पेयर ऑफ कंजंक्शन को इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। आपको फर्दर फिर नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए कंजंक्शंस के पेयर हैं कोरिलेटिव्स के, उसे हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे इस लेक्चर को सुने, इसके लिए आप मेनी थैंक्स। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना व्यू दीजिए। थैंक यू।